जय हिंद आप सभी को। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम केमिस्ट्री के 4 क्लासेस देख चुके हैं और अब 5वीं क्लास है, ठीक है? मुझे पता था कि जब हम डिटेल में पढ़ना शुरू करेंगे ना, तो बहुत कम लोग बच जाएँगे, ठीक है? तो इतने ही आपके कॉम्पिटिशन है, जितने लोग पढ़ रहे हैं, अच्छे से पढ़ते रहिए। क्योंकि ये सारे जितने ये जो ग्रुप में लोग आते हैं ना भीड़ में, ये सब रील से मोटिवेट होकर के आ रहे हैं, ठीक है? जैसे इनको थोड़ा-सा लेवल हाई करो, हो गया इनके बस के बाहर की बात चली जाती है, ठीक है? तो जितने लोग मेहनत कर रहे हैं, आप लोग करते रहिए, आपको रिज़ल्ट भी मिलेगा। जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे, तो यही लोग आकर के बहाने बनाएँगे कि भाई ये तो हमारे सिलेबस के बाहर ही आ गया। फिर आप लोग इनको बता देना नहीं हमारे सर ने पढ़ाया था, ठीक है? तो पढ़ते रहिए आप लोग और मैं आपको पढ़ाते रहूँगा और जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, एक आध कमेंट करते रहो बाबू, ताकि मुझे भी पता रहे कि हाँ भाई, कोई तो है जो सीरियसली पढ़ रहा है चीज़ों को, ठीक है? स्टार्ट करते हैं। आज का जो चैप्टर होने वाला है वो है केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शंस के बारे में हम पढ़ेंगे। कल हमने सारे एलिमेंट्स, कंपाउंड, मिक्सचर ये सब चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं, ठीक है? अब आ जाते हैं। देखो, सबसे पहले ये समझो कि केमिकल इक्वेशन होता क्या है, ठीक है? केमिकल इक्वेशन क्या होता है कि मान लो तुमने एलिमेंट बना लिया है, कंपाउंड बना लिया। तुमने देखा था ना कि एलिमेंट कैसे बना रहे थे? एलिमेंट से मिलकर के कंपाउंड बन रहे थे, ठीक है? कंपाउंड बन रहे थे। तो इन दोनों के बीच में कोई ना कोई रिएक्शन हुआ होगा, ठीक है? और इसी रिएक्शन को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। देख रहे हो आप? 2 चीज़ मिलते हैं और फिर कुछ बन रहा है, ऐसा कुछ होता है, ठीक है ना? कोई मिल करके और कुछ और बना देता है। खाना बना रहे हो ना जब आप, उसमें आटा कह रहा हूँ, सब्ज़ी बनाते हो तो क्या है? मान लो आलू हो गया, मटर हो गया, टमाटर हो गया, मसाले हो गए, सारे मिलाते हो तो एक प्रोडक्ट बनता है सब्ज़ी। तो वैसे ही रिएक्शन में होता है। अच्छा, जो आप मिला रहे हो ना, उसको हम रिएक्टेंट कह देते हैं। और रिएक्टेंट को हमेशा लेफ्ट साइड में लिखा जाता है, ठीक है? और जो बन रहा है उसको हम प्रोडक्ट कह देते हैं, उसको हमेशा राइट साइड में लिखा जाता है, ठीक है? उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाओगे तो क्या बन जाता है? वाटर मिल जाता है, बन जाता है। लेकिन आपको पता है कि हाइड्रोजन जो होता है डाई एटॉमिक होता है और ऑक्सीजन जो होता है वो डाई एटॉमिक होता है। जिसने अभी तक चारों क्लास किए हैं, उनको ये डाई एटॉमिक समझ में आ रहा होगा। जो नहीं किए उनको बता दूँ कि हाइड्रोजन जनरली अगर अकेले रहेगा ना, तो अकेले नहीं होता, वो हमेशा ऐसे रहता है। सिंगल हाइड्रोजन तभी रहेगा जब किसी के साथ में रहेगा, जैसे एचएफ हो गया, एचसीएल हो गया, एचबीआर होगा, ठीक है? लेकिन सिर्फ हाइड्रोजन होगा तो कभी भी हाइड्रोजन अकेले नहीं रहता है, इसको डर लगता है। 2 लोग साथ में रहते हैं, वैसे ही ऑक्सीजन के साथ होता है। तो 2 लोग मिल कर के रह रहे हैं तो इसको डायटोमिक कह देते हैं, ठीक है? तो एक बात बताओ, यहाँ देखो, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, लेकिन तुम जब फाइनल प्रोडक्ट मिला रहे हो तो क्या मिल रहा है? हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1। ऐसे कैसे? बहुत नाइंसाफ़ी है ये तो। हमने कल के क्लास में पढ़ा था, ये तो रूल को फ़ॉलो ही नहीं करता है। जितना इधर है उतना ही इधर होना चाहिए, ठीक है ना? तो इसी के लिए इस इक्वेशन को बैलेंस करने की एक प्रक्रिया चलती है। अभी हम देखेंगे कैसे इसको हम बैलेंस करते हैं, ठीक है? यहाँ पर मैंने लिख दिया है। देखो, किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करना है तो कुछ स्टेप्स होते हैं, एक-एक करके हम समझेंगे और उनको फॉलो करेंगे। उदाहरण के तौर पर मान लो एक ये रिएक्शन है जिसमें क्या दिया गया है, एक साइड लिख दिया गया है, ये Fe से होता है आयरन। जिनको नहीं पता है वो जान लो, Fe से क्या हो जाता है? आयरन। और H2O क्या है? आपका पानी है। रिएक्शन होकर के ये क्या बन गया? Fe3O4 और हाइड्रोजन। लेकिन आप देख सकते हो कि इधर जो आयरन है वो 1 है, इधर क्या है? 3 है। इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर भी 2 है, ऑक्सीजन 1 है, इधर ऑक्सीजन 4 है। ये तो बहुत नाइंसाफ़ी है। हमारे को बराबर करना पड़ेगा, नहीं तो ये रूल को फ़ॉलो नहीं करेगा, क्योंकि इधर भी बराबर होना चाहिए, इधर भी बराबर होना चाहिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब देखो, इसको सजाने का या बैलेंस करने का तरीका क्या होता है। सबसे पहला स्टेप बहुत ध्यान से देखना। क्या करो कि रिएक्टेंट लिखो एक जगह और एक साइड प्रोडक्ट लिखो, ठीक है? और देखो कि जो एलिमेंट है रिएक्टेंट में कितना है और प्रोडक्ट में कितना है। जैसे यहाँ देखो आप, आयरन रिएक्टेंट साइड में कितना है? सिर्फ 1। और प्रोडक्ट साइड में कितना है? 3। देख सकते हो आप क्लियरली, इधर कितना है? 3 प्रोडक्ट साइड में, और इधर कितना है? 1। हाइड्रोजन की बात करें तो इधर भी 2 है और इधर भी 2 है, ये ठीक है। ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ ऑक्सीजन 1 है और इधर ऑक्सीजन 4 है। तो ये तो नाइंसाफ़ी है। अब इसको सजाएँ कैसे? आपने इतना काम अगर कर लिया है, तो दूसरा स्टेप क्या करना है आपको, यहाँ देखो लिखा हुआ है कि सबसे बड़ा वाला एटम चुनो। लिख दिया मैंने, आप समझो पहले, ठीक है? सबसे बड़ा वाला चुनो। कैसे चुनेंगे? देखो, यहाँ आयरन के पास सिर्फ 1 एटम है, या जो पानी है, तो पानी में क्या है? 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है, तो टोटल 3 एटम हो गए। यहाँ हाइड्रोजन के पास टोटल कितने हैं? 2 एटम। इसमें कितने हैं? 3 आयरन और 4 ऑक्सीजन, तो ये टोटल कितने हो गए? 7 एटम, ठीक है? तो सबसे बड़ा वाला कौन है? ये वाला।
अब इसको चुन लो। इसमें भी जो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा कौन सा है? ऑक्सीजन। देख रहे हो ना, ऑक्सीजन 4 है और आयरन 3 है, तो ऑक्सीजन को चुनो। सबसे बड़ा, उसमें भी सबसे बड़ा, ठीक है। और अगर दोनों बराबर रहते तो किसी को भी लेकर के बना सकते थे, ये भी ध्यान रखना। तो सबसे बड़े में सबसे बड़ा को हमने किसको चुन लिया? ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन आप देख सकते हो कि प्रोडक्ट के साइड में ऑक्सीजन है 4 और रिएक्टेंट के साइड में ऑक्सीजन है कितना? 1। तो हम क्या करेंगे, अगर इसको 4 बनाना है तो यहाँ पर 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 4 लगाएंगे? नहीं, 4 हमेशा यहाँ लगाते हैं। यहाँ अगर तुम लगाओगे ना तो ये पूरा कंपाउंड ही चेंज हो जाएगा, H2O4 हो जाएगा। समझ रहे हो ना? ये पूरा का पूरा कंपाउंड ही खराब हो जाएगा, ये फिर पानी नहीं रहेगा। तो हम कभी भी जो भी नंबर लगाते हैं वो आगे लगाते हैं, ठीक है। सो हम क्या किया, सबसे पहले यहाँ पर 4 लिख दिए क्योंकि 4 से ऑक्सीजन मल्टीप्लाई किया है। लेकिन साथ ही साथ आप देखोगे तो एक तो गड़बड़ हो गया सर, कि हाइड्रोजन तो ऑलरेडी बैलेंस था, इधर भी 2 था, इधर भी 2 था। लेकिन अब देखो आप, हाइड्रोजन कितने हो गए, कोई बताएगा? हाइड्रोजन यहाँ 8 हो गए। जब भी ऐसे नंबर देखते हो ना, एक आगे और एक नीचे है, तो गुणा कर देते हैं ताकि पता चल जाए कितना है। तो हाइड्रोजन यहाँ टोटल कितने हैं? 4 दूना 8, टोटल 8 है। और इधर कितना है? 2 है। तो क्या करोगे, यहाँ भी एक 4 लिख दोगे। ये हो गया बैलेंस। अब एक एक करके सबको ऐसे ही बैलेंस करते चले जाओ। ऑक्सीजन हो गया हमारा बैलेंस, हाइड्रोजन हो गया हमारा बैलेंस, बच गया कौन सा? आयरन। तो आयरन में क्या करना है, देखो यहाँ पर आयरन इधर कितना है? 3 है, इधर कितना है? 1। सिंपल क्या करेंगे, यहाँ 3 लगा देंगे, हो गया बैलेंस। बस यही फॉलो करना है, ठीक है। यही होता है बैलेंसिंग, एक दो बार कर लोगे आसान हो जाएगा चीजें। अब आगे बढ़ जाते हैं, केमिकल रिएक्शंस और उसके टाइप देख लेते हैं। देखो होता क्या है रिएक्शन में कि कभी कभी ए और बी जब दो लोग मिल जाते हैं तो एक नया तीसरा कोई प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। पर्सनल नहीं लेना है। कई बार ऐसा होता है कि एक टूट करके दो अलग अलग चीजें बना देता है, ठीक है। तो रिएक्शन के कई सारे वैरायटी होते हैं, कई सारे टाइप होते हैं। अब हम एक एक करके रिएक्शंस के टाइप्स देखेंगे, जैसे एक कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, ये सारे रिएक्शन के टाइप हम एक एक करके भी देखेंगे, तो घबराना नहीं है। सबसे पहले समझो कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन और इंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। देखो, एक्सो शब्द जहां भी आएगा ना, तो एक्सो शब्द का मतलब होता है बाहर, यानी एग्जिट, ठीक है। और इंडो शब्द जब भी आएगा तो इंडो शब्द का मतलब होता है इंटर, ठीक है। तो एक्सो और थर्मो वर्ड जहां भी आएगा ना, तो थर्मो वर्ड का मतलब होता है हीट। जहां भी थर्मो शब्द आ जाए उसका मतलब हो जाता है हीट। तो यहां पर क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक का मतलब कि हीट बाहर निकल रहा है, हीट एग्जिट कर रहा होगा। वही बात यहाँ लिखा है कि जब आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात करते हो तो ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट निकलता है। यहाँ उदाहरण के तौर पर देख सकते हो, यहाँ एक रिएक्शन हुआ, यहाँ एक प्रोडक्ट बना, लेकिन प्रोडक्ट के समय में क्या हुआ कि हीट बाहर निकल रहा है। दिख रहा है आपको, यहाँ पर हीट बाहर निकल रहा है। तो ऐसे रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन करते हैं। और क्या क्या होता है सर, जब हीट बाहर निकलेगा तो ऑब्वियस बात है आसपास में गर्मी बढ़ जाएगी, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो कि जो रिएक्टेंट होता है ना, रिएक्टेंट में एनर्जी ज्यादा होती है और प्रोडक्ट में एनर्जी कम होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पर जितना एनर्जी यहाँ पर था, यहाँ तो कुछ निकल गया ना, तो थोड़ा सा ही बचा होगा, इसीलिए यहाँ पर कम होता है, इधर ज्यादा होता है, ये भी ध्यान रखना आपको। एक्सोथर्मी के कुछ एग्जाम्पल है यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं। कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, खास करके रेस्पिरेशन पूछा जाता है। रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, ये कंबशन। कंबशन का मतलब होता है कोई भी चीज जब आप ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हो तो उसको हम कंबशन कह देते हैं। जैसे तुम कोयला वगैरह जलाते हो ना, कोई फ्यूल जल रहा है, तेल वगैरह जला रहे हो, तो वो सब कंबशन कहला जाता है, ठीक है। तो ये सारे किसके पार्ट है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के एग्जांपल है। ये भी एक ऊपर वाला जो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन वाटर है, ये दोनों आपस में मिलकर के बना लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मैंने नाम इसलिए लिख दिया है, इसको हम सिलेक्ट लाइन कह देते हैं, इसको हम क्विक लाइन कह देते हैं। याद रखने का तरीका ये है, ये छोटा है ना तो क्विक होगा, छोटे लोग तेजी से भाग सकते हैं, तो ये क्विक होगा। और ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसलिए इसको हम सिलेक्ट लाइन कहते हैं। सिलेक्ट लाइन जो है, यही जो घर में आपके चूना लगता है ना, ये चूना में इस्तेमाल होता है, कई बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है। एक रिएक्शन ऐसे ही होता है, एसिड और बेस जब आपस में मिलते हैं ना तो बहुत हीट रिलीज होता है, सॉल्ट प्लस हीट रिलीज होता है, ठीक है। इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कह देते हैं। क्या कह देते हैं, कल के क्लास में ये हम पढ़ेंगे, जब एसिड बेस एंड सॉल्ट पढ़ेंगे तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कह देते हैं। ये भी किसका उदाहरण है, एक्सोथर्मिक का उदाहरण है। अच्छा, जब आपने देखा होगा पानी से, ये पानी से जब आप बर्फ बनाते हो ना, तो आपने देखा होगा बर्फ को छूने पर हाथ जलता है, रहता ठंडा है लेकिन जलता है, क्यों? क्योंकि वहां भी हीट निकलता है, एनर्जी निकलती है, ठीक है ना, उसकी वजह से वो गर्म लगता है, ठीक है।
सो ये हो गए सारे एक्सोथर्मिक। अब इंडोथर्मिक की बात कर लें, देखो हिंदी में इसको ऊष्माक्षेपी कह देते हैं और इसको हिंदी में ऊष्माशोषी कह देते हैं, शोषी, ठीक है। इसकी इंडोथर्मिक की बात करें, नाम से पता चल रहा है इसमें हीट देना पड़ता होगा, एनर्जी देनी पड़ती होगी, ठीक है। तो जब एनर्जी देनी पड़ती है, यहाँ हीट निकल रहा था तो माहौल गर्म कर दे रहा था, यहाँ क्या हो जाएगा, माहौल ठंडा हो जाएगा, ठीक है। इसमें प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा होती है और रिएक्टेंट की एनर्जी कम होती है। उदाहरण इसका सबसे स्पेशल उदाहरण कौन सा है, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में ये सारे एग्जाम्पल दे करके पूछे जाते हैं। एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक एग्जाम्पल कौन सा नहीं है, खास करके एक्सोथर्मिक पूछा जाता है। और डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट जब तोड़ोगे ना तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 ऐसे करके टूटता है वो, ठीक है। तो ये भी रिएक्शन जो होता है वो इंडोथर्मिक होता है, इसमें हीट देना पड़ता है, हीट दोगे तब जाके ये टूटेगा, ठीक है। इवापोरेशन जो होता है, कल हमने पढ़ा था पहली क्लास में कि इवापोरेशन जब धूप वगैरह चलता है, हवा वगैरह चलती है, तो हाँ वहाँ एक करेक्शन था कि ह्यूमिडिटी जब कम होती है ना तभी इवापोरेशन ज्यादा होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। मेल्टिंग ऑफ आइस, जब बर्फ पिघलता है, ये भी इंडोथर्मिक का प्रोसेस है। क्यों क्यों बर्फ पिघलता है, जब आप गर्म करोगे, गर्म कर रहा मतलब हीट दे रहे हो, निकल नहीं रहा है, तो हीट दिया तो पिघल गया, बस इतना ही तो समझना है आपको, रटो मत, समझो। अब आ जाते हैं रिएक्शन के अलग अलग मेन टाइप्स पे। तो सबसे मेन टाइप में पहला टाइप आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन क्या होता है सर, कॉम्बिनेशन कुछ नहीं होता है, जब एक चीज मिल करके दूसरे के साथ, जब एक चीज दूसरे के साथ मिलते कोई तीसरा चीज बन जाए, ठीक है ना। जैसे लाल और पीले कलर को मिला दिया, क्या मिल गया तुम्हें, पर्पल कलर मिल गया, ठीक है। कुछ ऐसा मिल गया, मान लो दो अलग अलग चीज को मिला दिया, कोई तीसरा बन गया, मैं, तुम, नई चीज बनेगी, ठीक है। तो वैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहता है कि दो लोगों का मेल करा दो, संयोजन करा दो, तो क्या हो गया, कॉम्बिनेशन। इसके उदाहरण देख लो, क्या उदाहरण रटने हैं, बिल्कुल नहीं रटने, बस देख लो तो समझ जाओगे। ये दो चीज मिलकर के एक बना रहे हैं, देख रहे हो आप, और हीट निकल रही है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो होता है वो काइंड ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन का उदाहरण होता है, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है जनरली ये। सो आप देखोगे कि यहाँ पर जैसे ये दोनों मिले, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना और हीट निकल गया, हमने देखा था ना यही वाला सेम रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। बर्निंग ऑफ कोल, सेम एग्जांपल यहाँ पर भी आ जाएगा, क्योंकि ये कार्बन और ऑक्सीजन दोनों मिलेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है। बर्निंग ऑफ कोल में क्या हो जाता है, पूरा कोल क्या होता है, कार्बन का बना होता है, जला कहाँ रहे हो, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, हवा है ना बाहर, तो दोनों मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनकर उड़ जाते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अब वैसे ही जो पानी बनता है ना, पानी भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। कैसे, आप देख सकते हो कि दो लोग मिलकर के एक नया चीज बना ले रहे हैं, वैसे ही एक अमोनिया बना रहे हैं, देखो ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों मिलकर के अमोनिया बना लिए, कितना सिंपल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, रटना नहीं है, आप देखते ही समझ जाओ कि हाँ भाई ये कॉम्बिनेशन है, ये क्या है। अब वैसे ही एक होता है डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन शब्द से ही पता चल रहा है, वियोजन या अपघटन, मतलब एक बड़ा चीज टूट करके छोटा चीज बना ले, ठीक है, दो छोटे छोटे में बढ़ जाए या तीन छोटे छोटे में बढ़ जाए, तो इसको हम डिकम्पोजिशन कहते हैं, ठीक है। एक होता है थर्मल डिकम्पोजिशन, नाम से पता चल रहा है, थर्मल का मतलब हीट, तो जब ये बड़ा चीज गर्म करने पर टूटे, मतलब हीट देने पर टूटे, तो हम इसको कह देते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन, करेक्ट कर लेना, थर्मल डिकम्पोजिशन कहलाता है, ठीक है। वैसे ही अब इसके कुछ एग्जाम्पल देख लो। हाँ, एक और बात कि थर्मल ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है पूरा का पूरा इंडोथर्मिक का उदाहरण होता है, क्यों, क्योंकि इसमें हीट देनी पड़ती है। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हो, और ये जो डेल्टा का साइन आपको दिख रहा है ना, ये डेल्टा का साइन जो होता है ये हीट का साइन होता है, जिनको नहीं पता है वो समझ लें, इसका मतलब होता है हीट, तो बार बार हीट नहीं लिख सकते, ऐसे ही ट्राइंगल बना करके ये सिंबल दिया जाता है। और जैसे आप यहाँ देखो, आयरन है और ये क्या है, आयरन सल्फेट, आयरन सल्फेट टूट करके क्या बना रहा है, आयरन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है, सल्फाइड और सल्फेट कह देते हैं इसको। तो आप देख रहे हो कि एक बड़ा सा एटम टूट करके, बड़ा सा मॉलिक्यूल टूट करके छोटे छोटे में बट गया। ऐसे ही यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट वाला देख लो, बड़ा था, टूट करके कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड में बट गया। अच्छा, एक और बात याद रखना है, कई बार ना इनके नीचे क्या है, सॉलिड, लिक्विड, ऐसी चीजें लिखी होती हैं, तो यहाँ एस लिखा है तो एस से क्या हो जाएगा, सॉलिड, एल लिखा है तो एल से क्या हो जाएगा, लिक्विड, ठीक है। जी लिखा है तो जी से क्या हो जाएगा, गैस, एक्यू लिखा है तो एक्वस, मतलब पानी में घोला हुआ है, ठीक है, तो उसको हम एक्वस कह देते हैं। लिक्विड फॉर्म में है तो एल लिख देते हैं, अगर सॉलिड फॉर्म में है तो एस लिख देते हैं, गैस के फॉर्म में है तो जी लिख देते हैं, ये ध्यान रखना है आपको, बड़ी बात नहीं है, ठीक है। सो ये सारे आप एग्जाम्पल देख सकते हो, सारे डिकम्पोजिशन के
एग्जाम्पल है। जैसे एक AgBr का जो एग्जाम्पल है वो काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि AgBr टूट करके Ag+Br2 बनाता है, और इसका इस्तेमाल हम करते हैं जब ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी होती है ना, उसमें इसका इस्तेमाल करते हैं, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है। ऐसे ही एक AgCl होता है, वो भी टूट करके क्या बना लेता है, Ag+Cl2। ठीक है, ऐसे ही कुछ और भी एग्जाम्पल है, आप देख सकते हो। आगे बढ़ जाते हैं, अब आ जाते हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की अगर हम बात करें तो बड़ा ये पर्सनल हो जाएगा तुम्हारे। जैसे मान लो तुम हो, एक सेकंड रुकना, एक सेकंड रुकना। सो आ जाओ, वापिस आते हैं अपने टॉपिक पर। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, जैसे मान लो तुम हो, ठीक है, तुम हो और तुम्हारी महिला मित्र है, ठीक है, महिला मित्र है, साथ रहते हो आराम से। लेकिन एक दिन क्या हुआ, तुम दोनों जब साथ रह रहे थे, एक बंदा आया जो तुमसे ज्यादा बढ़िया था। ठीक है, बढ़िया बंदा आया, बढ़िया बंदा। पहले तुम दोनों साथ रह रहे थे, क्या हुआ, तुम्हारी महिला मित्र को वो बढ़िया बंदा बढ़िया लग गया। तो बढ़िया बंदा बाबा लिख देता हूँ, अब तो बाबू हो गया ना, प्लस तुम्हारी महिला मित्र है। अब ये दोनों साथ हो गए और तुम बेचारे बाहर निकल गए, तुम अलग हो गए। ठीक है, तुम अलग हो गए। तो होता क्या है, इससे तुम क्या समझ रहे हो कि दो लोग जो पहले साथ थे, किसी एक के आने से, अगर वो ज्यादा पावरफुल है तो उसके आने से दूसरा छोड़ करके चल जाता है और ये आकर के इसके साथ चिपक जाता है। तो ऐसे रिएक्शन को हम कह देते हैं डिस्प्लेसमेंट, मतलब अगले ने दूसरे को रिप्लेस कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। वैसे ही उदाहरण के तौर पर यहाँ देख सकते हो, यह तुम्हारा क्या आयरन, ये क्या कॉपर सल्फेट। आप देख सकते हो कि यहाँ कॉपर के साथ है सल्फेट SO4, ठीक है, इसको हम सल्फेट कहते हैं, और यह है Cu से कॉपर। तो अभी आप देखोगे प्रोडक्ट में कि ये जो आयरन है ये आ गया सल्फेट के साथ, और बेचारा कॉपर अकेला पड़ गया। देख रहे हो, देख रहे हो। ठीक है, वैसे ही यहाँ एग्जांपल देख लो, ये जिंक है, जिंक जो है अलग है शुरू शुरू में, ये दोनों बेचारे एक साथ रिलेशनशिप में है। लेकिन जैसे इसने देखा कि नहीं नहीं, ये देखो जिंक है, ये तो ज्यादा बढ़िया लग रहा है, कॉपर को छोड़ो, कॉपर बेचारा अकेला बैठ गया, जिंक के साथ सल्फेट ने बॉन्ड बना लिया। देख रहे हो ना सल्फेट को, पर्सनल लग रहा होगा तो ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो भी एलिमेंट दूसरे वाले से ज्यादा रिएक्टेंट होगा, पावरफुल होगा, तो दूसरे को रिप्लेस कर देगा। उसी को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। क्या ये रटने की जरूरत है क्या, ये कंसेप्ट समझ गए ना, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं होती साइंस में, समझते चलो बस। ठीक है, आगे बढ़े, दूसरे पर चले, चलो दूसरे पर हम आ जाते हैं। अब डबल डिस्प्लेसमेंट, यहाँ ज्यादा बड़ा गेम होता है। कई बार क्या हो जाता है ना कि तुम भी सुंदर हो, ठीक है, तुम हो और तुम्हारी महिला मित्र है, मामी, गलत नहीं लेना है, मामा लिख देता हूं। तुम हो और मान लो ये सुमन जी हैं, ठीक है, तुम और सुमन एक साथ रहते हो, किसी का नाम हो तो पर्सनल नहीं लेना है। प्लस यहां पर है राहुल, राहुल बेचारा सबको परेशान करता है, राहुल और मान लो विद्या, ये दोनों एक साथ रहते हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पे हुआ क्या तुम्हारा अट्रैक्शन हो गया विद्या जी से और राहुल का अट्रैक्शन हो गया सुमन जी से। तो बाद में क्या हुआ रिजल्ट, कि राहुल जी और सुमन जी दोनों एक साथ रहने लगे और तुम और विद्या एक साथ रहने लगे। ठीक है ना, मतलब अदला बदली हो गया। तो अदला बदली हो जाए तो हम इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कह देते हैं, या द्विविस्थापन अभिक्रिया कह देते हैं। ये तो बड़ा पर्सनल हो गया सर। देखो उदाहरण के तौर पर यहाँ देखो, Na2SO4 है, यहाँ बेरियम क्लोराइड है। ठीक है, अब एग्जाम्पल प्रोडक्ट में देखोगे तो Na जो है वो Cl के साथ आ गया और बेरियम जो है वो सल्फेट के साथ चला गया। देख रहे हो। अच्छा, कई बार क्या हो जाता है ना, PPT लिखा हुआ आता है, तो PPT का मतलब होता है प्रेसिपिटेशन। अब ये क्या हो गया सर, प्रेसिपिटेशन क्या हो जाता है सर, कुछ नहीं होता मेरे भाई मेरे दोस्त। प्रेसिपिटेशन होता है, जैसे तुमने देखा होगा, ये हो गया मान लो पानी, पानी जब इसमें तुम मिट्टी डालोगे तो क्या हो जाएगा, मिट्टी जाकर के यहाँ तल में बैठ जाता है। तो जब कोई चीज नीचे तल में जाकर के जमा हो जाए, बैठ जाए, तो उसको हम प्रेसिपिटेशन कह देते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, तो जब ये रिएक्शन होता है ना, तो नीचे देखा जाता है सफेद सफेद कलर का कुछ कुछ ऐसे केमिकल जाकर के जमा हो जाता है, वो कौन है, बेरियम सल्फेट है। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक गुण होता है कि उसमें प्रेसिपिटेशन देखने को मिलता है। ठीक है, बात क्लियर हो गई तो क्या करो, जो तुम्हारी मर्जी है करो, लाइक शेयर तो तुम करोगे नहीं। अब आ जाते हैं एक और रिएक्शन का उदाहरण देख लो। ये हो गया आपका क्या, PbNO3 लेड
Pb मतलब लेड होता है, लेड नाइट्रेट, और Ki के साथ रिएक्शन कर रहा है, मतलब K से होता है पोटेशियम, I से होता है आयोडीन, तो दोनों है पोटेशियम आयोडाइड। सॉरी, रिएक्शन किया, आप देखो यहाँ पर Pb आ गया I के साथ और K चला गया NO3 के साथ, देख रहे हो ना, अदला बदली हो गई। अच्छा, ये जो Pb आया ना, ये पीले कलर का होता है, Pb पीला, पीला पीपीटी बनता है इसका, मतलब पीले रंग का नीचे जमा हो जाता है। ऐसे ही बेरियम क्लोराइड, ये देखो वापस से बेरियम क्या करता है, सल्फेट के साथ बॉन्ड बना लेता है और हाइड्रोजन क्लोराइड एक अलग निकल जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आगे बढ़े तो आ जाता है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन में नाम से पता चल रहा है इसमें दो रिएक्शन छिपे हुए हैं। रेड से होता है रिडक्शन और ऑक्स से होता है ऑक्सीडेशन। दोनों को मैंने अलग अलग लिख दिया है। देखो, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कैसे समझते हैं, अगर 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 किसी को ऑक्सीजन मिल जाए, नाम से पता चल रहा है ऑक्सीजन मिल जाए, या कोई हाइड्रोजन निकाल दे, ठीक है ना, दोनों ध्यान रखना है, या तो ऑक्सीजन वो ले ले या तो हाइड्रोजन को रिलीज कर दे, दोनों केस में हम मानते हैं कि उसका ऑक्सीडेशन हुआ या उसका ऑक्सीकरण हुआ। ध्यान दिया आपने बात। एक और डेफिनेशन होता है इलेक्ट्रॉन वाला, मैं बाद में बताऊंगा, पहले ये देखो, या तो ऑक्सीजन ले ले या तो हाइड्रोजन छोड़ दे। जस्ट इसका उल्टा होता है रिडक्शन में। रिडक्शन में क्या होता है, ऑक्सीजन को छोड़ देता है और हाइड्रोजन को अगर ले लेता है, दोनों में से कोई एक होना चाहिए, ऐसे नहीं है दोनों, दोनों में से कोई एक हो तो हम मान लेते हैं क्या हो, रिडक्शन हो रहा है। अच्छा, अगर आपसे एग्जाम में ये दोनों डेफिनेशन ना दे करके पूछ दे कि अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, मान लो कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो उसमें ऑक्सीडेशन होगा कि रिडक्शन होगा, तो जब ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन देगा तो वहां हो जाता है ऑक्सीडेशन, और जब इलेक्ट्रॉन लेगा तो वहां हो जाता है रिडक्शन। ये भी ध्यान रखें, ठीक है। आगे बढ़े। अब और एक और बात कि पूरा का पूरा जो रिएक्शन है, चाहे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ये दोनों हमेशा एक साथ ही होते हैं। जब ऑक्सीडेशन होगा साथ में रिडक्शन होगा। ये दोनों एकदम जय वीरू वाले दोस्त हैं, इसीलिए इन दोनों का नाम भी जय वीरू रख दिया गया है। आजकल चलता है ना वो, ठीक है, दो लोगों का नाम जोड़ करके कुछ बना देते हैं एक कॉमन सा नाम, ठीक है, तो वैसे ही देख रहे हो, ये बहुत पहले ही ट्रेंड आ गया था, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों का नाम जोड़ के रेडॉक्स। क्या यार, तुम लोग अभी पुराने लोगों को जानते नहीं हो, बहुत शौकीन थे। उदाहरण यहाँ देख लो, ये देखो कॉपर ऑक्साइड है, यहाँ पर है जिंक। कॉपर के पास ऑक्सीजन है ना, जिंक के पास ऑक्सीजन नहीं है। अब देखो प्रोडक्ट जब बना तो जिंक के पास ऑक्सीजन आ गया, तो हम ये कह सकते हैं कि जिंक क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। ठीक है, जिंक का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, कह सकते हैं। और कॉपर वाले ने, कॉपर ऑक्साइड ने जब ऑक्सीजन रिलीज कर दिया, ऑक्सीजन को छोड़ दिया, ये देख रहे हो ऑक्सीजन को छोड़ने का मतलब होता है वो रिड्यूस हो गया, यहाँ देख रहे हो ये रिड्यूस हो गया। अब यहां से एक बात और सीखनी है, जो रिड्यूस हो रहा है ना, ये रिड्यूस हो रहा है बेचारा, लेकिन इसी का तो ऑक्सीजन ये ले रहा है, ऐसा तो है नहीं कहीं और से आ रहा है। तो इसको हम या तो रिड्यूस्ड कह देते हैं कि भाई इसका रिडक्शन हो रहा है, या ये भी कह देते हैं कि भाई बेचारे ने बलि दी है और अपना जो माथे का मुकुट था वो निकाल करके जिंक को दे दिया, मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दिया। ठीक है, या तो ये इसका रिडक्शन होगा, दोनों में से कुछ भी लिखा हो तो सही सही होगा। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना है, जो जो जिसका रिडक्शन होता है वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वही रिड्यूसिंग एजेंट होता है। समझ गए बात आप, वही बात यहाँ पर लिख दिया गया है मैंने। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का दूसरा नाम ऑक्सीडेंट होता है और रिड्यूसिंग एजेंट का दूसरा नाम रिडक्टेंट होता है, ये भी आप देख लेना। उसके और भी कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर लिखे गए हैं, आप देख सकते हो। जैसे कॉपर ऑक्साइड है, यहाँ पर देखो कॉपर ने क्या करा, अपने ऑक्सीजन को निकाल दिया, और हाइड्रोजन ने क्या करा, अपने ऑक्सीजन को ले लिया। पूछ लिया जाता है कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो CuO का रिडक्शन हो रहा है, पूरे CuO का, और जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये ध्यान देना। ठीक है, बस एक एग्जांपल और लिखा हुआ है, एग्जांपल देख लेना, इसमें कुछ है नहीं। जैसे MnO के पास क्या था, ऑक्सीजन था, यहाँ पर ऑक्सीजन उसने दे दिया दूसरे को, क्लोरीन इसके साथ आ गया। ठीक है, क्लोरीन वाले ने क्या करा, अपना हाइड्रोजन निकाल दिया। ठीक है, तो ये चीज आप देख सकते हो। और हाँ, हाइड्रोजन के पास क्या है, हाइड्रोजन के पास आ गया ऑक्सीजन, और Mn ने क्या कर दिया, ऑक्सीजन छोड़ दिया, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो गया और Mn का रिडक्शन हो गया। बस अब आ जाओ यहाँ पर, यहाँ पर इफेक्ट ऑफ रिडक्शन क्या, रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। कई बार देखा जाता है ना कि इस रिडॉक्स रिएक्शन के हमारे जीवन में भी कई सारे प्रभाव आसपास देखने को मिल जाता है। जैसे सबसे अच्छा उदाहरण होता है कोरोजन। कोरोजन में क्या होता है, कोरोजन में ये होता है कि जब जब कोई मान लो मेटल हो या नॉन मेटल हो, कुछ भी वैसा, आसपास के एटमॉस्फेयर में, ठीक है, रिएक्शन करने लगे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन करने लगे, तो हम उसको कोरोजन कह देते हैं। उदाहरण से समझो, जैसे तुमने देखा है ना कि लोहे में जंग लग जाना, लोहे का जो जंग लगना होता है वो कोरोजन का सबसे अच्छा उदाहरण होता है। ठीक है,
कोरोजन का सबसे अच्छा उदाहरण होता है लोहे का जंग लगना। ये उसका रिएक्शन होता है, कोई नहीं पूछ रहा, लेकिन मैंने आपको लिख दिया है, तसल्ली से देख लेना। जंग लगने के बाद पूछ लिया जाता है क्या प्रोडक्ट बनता है, तो आप देख सकते हो आयरन है, ये आयरन है। हवा में क्या आ रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है, और बरसात हो रही है तो पानी भी आ रहा है, तो पानी भी जुड़ जाता है, ऑक्सीजन भी जुड़ जाता है, तो ऐसा कुछ बन जाता है Fe2O3। और X मतलब X की जगह पे 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कितना लेवल है इसका, ठीक है। तो ये ऐसे बना देता है, और ये क्या करता है, रस्टिंग ऑफ आयरन होता है, या फिर लोहे में जंग लगना। और उदाहरण क्या है, जैसे सिल्वर की ब्लैक कोटिंग, ठीक है, क्या हो जाता है ना, कई बार सिल्वर कैसा दिखता है आपको, शाइन करता हुआ सफेद कलर का दिखेगा, लेकिन कई बार इसमें काले कलर की परत चढ़ जाती है, वो भी कोरोजन के कारण होता है, संक्षारण के कारण होता है। ऐसे ही कॉपर में भी होता है, ठीक है। इनको ठीक करने का मेथड होता है एनोडाइजिंग और गैल्वेनाइजेशन मेथड, वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे जब हम एसिड बेस एंड सॉल्ट पढ़ेंगे। एक होता है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है सर, कुछ नहीं होता, जब तुम्हारे घर में खाना पड़ा हुआ है 2-3 दिन छोड़ दो तो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, सब्जी खराब हो जाती है। क्यों खराब होती है, क्योंकि उसमें है तेल, उसमें है फैट, ठीक है, उसमें क्या है, तेल है, वो फैट, और वो क्या होता है ना, ऑक्सीडाइज होता है, समय के साथ जब छोड़ दोगे ना तो उसमें ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन होगा तो क्या हो जाएगा, उसमें से गंदी स्मेल आने लगेगी, गंदा खाना महकने लगेगा, ठीक है, टेस्ट भी गंदा हो जाएगा और महक भी गंदी हो जाएगी, वही मैंने यहाँ लिख दिया और फिर मैंने मुंह बना दिया है क्यूब सा, ठीक है। और इसी रेंसिडिटी से बचाने के लिए, तुम्हें पता है ना कि चिप्स जो पैकेट में आ रही है, कोई भी खाना जो पैकेट में आ रहा है, तो वो भी तो किसी न किसी अनाज से बना हुआ है, वो भी सड़ेगा। तो चिप्स के बैग में क्या करते हैं, उसको सड़ने से या रेंसिडिटी से बचाने के लिए नाइट्रोजन गैस डाल देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। अच्छा, रिडक्शन रेडॉक्स रिएक्शन के और भी उदाहरण है, जी हाँ है। फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, कुकिंग, बर्निंग, ये जो भी तुम अपने आसपास देखते हो ना, ये सब रेडॉक्स रिएक्शन के उदाहरण होते हैं। आगे आ जाते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आजकल पूछा जाने लगा है, हालांकि पहले ये कभी नहीं पूछा जाता था और कई लोग पढ़ाते भी नहीं, लेकिन सीख लो, बहुत आसान है। पूछ लिया जाता है कि ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। ये वो सवाल है ना जहां से तुम लोगों से बहुत आगे निकल जाओगे अगर ये कर देते हो तो। और कुछ नहीं है, हलवा है, सीखो। कि सबसे पहले कहते हैं कि भाई साहब, मान लो ये एक ऐसा आपको कंपाउंड दे दे बड़ा सा, ठीक है, और बोल दे कि बताओ कि इसमें क्रोमियम का हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के बताना है। कैसे बताओगे, बताओ। कुछ नहीं करना, यहाँ देखो, यहाँ लिखो वापस से K2Cr2O7। अच्छा, आप ये पूछ रहे हो सर, और इसमें हमारे को क्रोमियम को बताना है, कुछ नहीं करेंगे, अभी बता देते हैं। देखो क्या करना, सबसे पहला स्टेप सुनते जाओ। क्रोमियम को तुम एक्स लिख लो, क्योंकि इसको बनाना है ना, एक्स लिख लो, ठीक है। तुम्हें पता है कि ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, 2। और 2 क्या होता है, माइनस होता है कि प्लस होता है, माइनस होता है। क्यों, क्योंकि ये 2 लेता है, ये सारी हम पिछले क्लास में देख चुके हैं। तो ऑक्सीजन पर टोटल कितना चार्ज आता है, -2 आ जाता है। ऐसे ही पोटेशियम पे आ जाता है +1 चार्ज, ध्यान रखना। पोटेशियम पे +1 चार्ज। कोई कैल्शियम पूछ ले तो कैल्शियम पर +2 चार्ज, ठीक है। जितनी वैलेंसी होती है उतना चार्ज आता है, हम देख चुके हैं ये। तो हमें एक बात पता चल गया कि ऑक्सीजन पे कितना आता है, -2 चार्ज। तो हम क्या लिखेंगे सर, यहाँ x के बाद लिखो प्लस, और कोष्ठ में चले जाओ, ब्रैकेट में कर लो -2। लेकिन -2 कितने के लिए, एक ऑक्सीजन के लिए। यहाँ कितना ऑक्सीजन है, 7 ऑक्सीजन, तो यहाँ लिखो ×7। फिर इधर आ जाओ, लेफ्ट साइड में प्लस करो। प्लस में क्या आ जाएगा, पोटेशियम। पोटेशियम का चार्ज कितना होता है सर, तो +1। तो यहाँ भी एक ब्रैकेट लिखो और लिखो +1 के लिए सिर्फ 1 लिख दो, इनटू कितने पोटेशियम है, 2, तो 2 से गुणा कर दो, ठीक है। ऐसे इक्वेशन बनाना है। अब इसको सॉल्व करो, क्या हो जाएगा, 2 प्लस एक्स, माइनस हो जाएगा ना, 7 दूना 14, और माइनस प्लस माइनस, तो -14। अच्छा, एक और बात, इसके बाद क्या करना है, यहाँ बराबर का साइन देना है, और इसके ऊपर कहीं आपको माइनस प्लस दिख रहा है, कई बार क्या होगा कि ऐसे लिख करके यहाँ माइनस प्लस दिया होगा, तो अगर -1 दिया होगा तो इक्वल के बाद -1 लिख देना। +1 लिखा होगा या +2 लिखा होगा तो उधर क्या लिख देगा, +2 लिख देना है आपको। कुछ नहीं लिखा है यहाँ पर, आप देख सकते हो, कुछ नहीं लिखा हुआ, कुछ लिखा हुआ है क्या यहाँ पर, नहीं लिखा है ना, तो आप इक्वल का साइन देकर के 0 लिख दो, ठीक है। अब देखो, यहाँ लिखो =0। अब आप लिख सकते हो कि x -14 में से +2 गया, कितना हो जाएगा, -12, ठीक है। अच्छा हाँ, एक और चीज हम छोड़ दिए हैं कि क्रोमियम 2 है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x 2x, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x। यहाँ लिखो क्या, 12, सॉरी 0 0 0 0। अब देखो तुम 2x = 12 लिख सकते हो, 12 लिख सकते हो, और यहां से x का मान निकाल सकते हो। तो x का मान क्या निकल के आएगा, 12 डिवाइडेड बाई 2, बच जाएगा क्या, 6। तो x का मान क्या आ गया, 6। यही हो जाता है तुम्हारा ऑक्सीडेशन नंबर, हो गया।
ऑक्सीडेशन नंबर किसका, क्रोमियम का। बताओ क्या दिक्कत है इसमें, क्या कठिन है इसमें। पता नहीं कितने एग्जाम में ये पूछा गया, आजकल एग्जाम में बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जा रहा है, ठीक है। सीडीएस में खास करके ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, अभी सीजीएल में भी आ जाते हो, वो ऊपर मार के आ जाना उनके, लो भाई क्या तुम भी। और एग्जाम्पल देख लें, चलो दूसरे वैरायटी का एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे ये अगर एक कंपाउंड दे दिया है MnO4 माइनस, तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहां लिखेंगे MnO, ऐसे क्यों लिख रहे हैं भैया, ऐसे नहीं लिखते, MnO4 और माइनस, क्या मुश्किल है क्या निकालना, नहीं सर। इसको हम Mn को, Mn मतलब मैग्नीज होता है, तो Mn को हम X मान लेंगे। और तुम्हें पता है कि ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन कितना होता है, पहले यहाँ पर प्लस साइन दे देंगे, और एक ऑक्सीजन का कितना चार्ज होता है, -2। यहाँ पर कितना ऑक्सीजन है, 4, तो 4 लिख दिया, सिंपल। और फिर देंगे क्या, बराबर का साइन, और इधर क्या लिख देंगे, -1, क्यों, क्योंकि ऊपर में एक माइनस चार्ज है, तो -1, -2 होता तो -2 लिख देते, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, x प्लस इंटू माइनस, -4×2 = 8 सॉरी, तो x बराबर क्या हो गया, -1, और x बराबर क्या हो जाएगा, 7, ठीक है। तो Mn का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया, 7 +7, ठीक है। याद रखना है, साइन भी ध्यान रखना है, +7, ऊपर वाले में भी आप साइन लगा लेना, ठीक है। ऊपर वाले में क्या है, +6 आया तो +6 लिखोगे, ठीक है। हो गया, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। अच्छा, अगर ऐसा कुछ दे दे, सर ये क्या दे दिया आपने, ऐसा थोड़ी पूछेंगे हमसे, हम कोई IIT नीट की थोड़ी तैयारी कर रहे हैं। चलो कोई नहीं, अगर भविष्य में पूछ लेते हैं, दिमाग खराब हो जाए, पूछ ले, क्या करोगे बताओ। पूछ ले कि इसमें कोबाल्ट का बताओ, तो सबसे पहला काम तो क्या करोगे तुम, कुछ नहीं आता तो एक्स मान लेंगे इसको, ठीक है। अच्छा, क्लोरीन का हमने देखा था क्या होता था, चार्ज वैलेंसी क्या होती थी, -1, तो क्लोरीन का तो तुम्हें पता है। सर ये अमोनिया का क्या होता है, देखो जब भी जनरली कोई कंपाउंड यहाँ देता है ना, तो उसका चार्ज न्यूट्रल 0 होता है, ठीक है। कुछ का होता है जो अलग अलग होता है, लेकिन जनरली जैसे वाटर हो गया 0 होता है, अमोनिया का 0 होता है। तो आप क्या लिखोगे, सबसे पहले यहाँ पर प्लस का साइन दोगे, और अमोनिया के लिए क्या लिख दोगे, 0 × 5 है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। अमोनिया NH3 पूरे को हम अमोनिया कहते हैं, और इसका पूरा चार्ज 0 होता है, 0 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ फिर प्लस का साइन लगाओगे, सर यहाँ पर एक क्लोरीन है, तो एक क्लोरीन जो है यहाँ पर क्या लिखोगे, -1 एक क्लोरीन के लिए। फिर क्या लिखोगे, प्लस, सर बाहर में 2 क्लोरीन है, तो -1 इंटू 2, -1 किसके लिए है, एक क्लोरीन के लिए, और 2 क्लोरीन है तो 2 से गुणा कर दिए, बराबर, कोई चार्ज है क्या ऊपर में, नहीं है ना, तो 0 लिख दोगे। सेम फॉर्मूला, सेम ट्रिक, सब कुछ वही अप्लाई करना है। यहाँ पर आप लिख सकते हो x प्लस 5 इंटू 0, 0 प्लस माइनस -1, और प्लस माइनस माइनस, और 2 इंटू 1, 2 बराबर 0। तो x बराबर +3, x बराबर क्या हो गया, +3। तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर +3। अब चाहे कुछ भी पूछ ले, मुंह पे मार के आ जाना उनके, कोई दिक्कत परेशानी बताओ। यहाँ पर मैंने कुछ सिंबल्स, कुछ एलिमेंट कंपाउंड लिख दिए हैं, उनके चार्ज लिख दिए हैं, जो वैलेंसी होती है वही चार्ज होता है, सिंपल। तो आप एक बार इनको देख लेना, जैसे अमोनिया का 0, वाटर का 0, साइनाइड का 1। अच्छा, साइनाइड से मुझे याद आया, आप सुनते हो ना, साइनाइड खाते ही लोग मर जाते हैं, जुबान पर रखते ही मर जाते हैं। जनरली वो कौन सा साइनाइड होता है, तो केसियन होता है, पोटेशियम साइनाइड होता है, ठीक है। कौन सा साइनाइड होता है, पोटेशियम साइनाइड होता है, जिसको यूज करते हैं लोग मर जाते हैं। ऐसे और भी साइनाइड की वैरायटी है जिनसे उतना ज्यादा नुकसान नहीं होता है जितना ये पोटेशियम साइनाइड से होता है, ठीक है। इसमें सीधा ही ब्लॉकेज हो जाता है, ऑक्सीडेशन का फ्लो ही बंद कर देता है ये पूरे बॉडी में, तो सीधा आदमी डेथ हो जाती है। हाइड्रोक्साइड का देख लो, अल्कली मेटल कल बताया था ना मैंने आपको, सबसे पहला ग्रुप हलीना की रूबी कैसे फ्रांस गई, तो उन सबका चार्ज +1 हो जाता है, ठीक है। क्लोरीन का -1 और ऑक्सीजन का -2, ठीक है। अब देखो ये चैप्टर आपका खत्म है, कुछ एक दो पॉइंट्स और देख लो, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड। देखो यहाँ पर मैंने लिखा था यही समझाने के लिए कि नीचे अगर गैस लिखा हो, सॉलिड लिखा हो, एक्वस लिखा हो, तो कैसे आप समझोगे, मतलब ये सॉलिड फॉर्म में है, ये लिक्विड फॉर्म में है, ये गैस फॉर्म में है, एक्वस है तो पानी है उसके साथ, सिंपल। तो देख लो, ये दोनों मिलकर के, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड मिलकर के कैल्शियम कार्बोनेट बनाते हैं, ठीक है। और यही कैल्शियम कार्बोनेट मार्बल कहलाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लो, इसलिए मैंने इसको यहाँ लिखा है। तो मार्बल का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है, ठीक है। ये होता है आपका मार्बल का फॉर्मूला, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट के और भी रूप होते हैं, लेकिन यही एक मार्बल का भी रूप होता है। अच्छा, वेजिटेबल जो होता है, सब्जी वगैरह खराब हो जाए तो उसको हम कंपोस्ट कहते हैं, ठीक है। ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है, वहां जगह नहीं था इसलिए मैंने यहाँ रख दिया।
प्रेसिपिटेशन रिएक्शन अगर आपसे कोई पूछ रहा तो नहीं बता पाओगे, एकदम बता दोगे। जैसे हमने देखा था ना, कोई भी ऐसा रिएक्शन जिसमें जा करके प्रोडक्ट में कुछ नीचे ऐसे जमा हो जाए, ठीक है, नीचे में जमा हो जाए, प्रेसिपिटेट कर जाए, तो उसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कह देते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की बात करें तो जब एसिड प्लस बेस दोनों मिलकर के सॉल्ट बनाते हैं, ठीक है, तो इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। कल की क्लास में हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए मैं आज नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। बस ये चैप्टर हो गया। एक और बात ध्यान रखना है कि मैग्नीशियम का रिबन, जैसे आप देखे होंगे पेपर का रिबन आता था, हम लोग स्कूल में सजाया करते थे, वैसे ही मैग्नीशियम का एक रिबन आता है, उसको तुम जलाओगे ना, तो जलाने के बाद वो डेजलिंग व्हाइट फ्लेम, मतलब एकदम चमकदार भड़कीला सफेद कलर का लोह ऊपर की तरफ उठता है, ठीक है। ये पूछा गया इसलिए मैंने लिख दिया है, डेजलिंग व्हाइट फ्लेम निकलता है और बाद में ये जल करके व्हाइट पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि ये Mg ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, ये चैप्टर में इतना ही था। वीडियो अच्छी लग रही है, पढ़ते रहिए, मैं आपको बता रहा हूँ बहुत फायदा होने वाला है आपको, ठीक है। यही सारे लोग पेड जा करके पढ़ रहे होंगे और कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, आप उनको समझा देना एग्जाम के बाद से, जब आप एग्जाम दे लोगे, ठीक है। पढ़ते रहिए और प्लीज बताते रहो, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट भी करते रहो कि हाँ सर हम पढ़ रहे हैं, ताकि मुझे भी लगे कि हाँ भाई कुछ बच्चे हैं सीरियसली जिनको सिलेक्शन लेना है, तो मेरा भी उस हिसाब से ध्यान रहेगा, ठीक है। हम इसको सीरीज को पूरे को कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं जल्दी, ध्यान रखो। टाटा बाय बाय, जय हिंद।